हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खतर और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रंप की। तो गोल्डन कार्ड निकाल रहे हैं वो यूएस की सिटीजनशिप के लिए। मतलब $5 मिलियन डालो और आप यूएस के सिटीजन बन जाओ। मतलब 45 करोड़ के आसपास आपके पास होना चाहिए। अब आइडिया ये है कि भाई जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा वो लोग अगर वहां पे आएंगे, वो लोग वेल्दी हो गए, सक्सेसफुल हो गए, तो इस चक्कर में वहां पे बहुत ज्यादा स्पेंड करेंगे, यहाँ पे जीडीपी बढ़ती हुई दिखाई देगी, टैक्सेस पे करेंगे और नौकरियां भी क्रिएट करेंगे। तो ओवरऑल प्लान ये है। और इसके साथ में हिडन मोटिव ये भी है कि उनका टारगेट ये है कि 1 मिलियन कार्ड अगर उन्होंने बेच दिए ना तो $5 ट्रिलियन आ जाएगी यूएस के पास में, जिससे वो नेशनल जो उनका डेट है उसको ऑफसेट कर सकते हैं। आने वाले 2 हफ्ते के अंदर इसको फाइनलाइज किया जाएगा। क्या होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे ये सारी चीजें काम करेगी। अभी के टाइम पे $1 मिलियन के आसपास का सीन है, जहां पर आपको 10 यूएस जॉब भी क्रिएट करनी होती है, जिसकी वजह से आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। तो क्या इसको बंद कर दिया जाएगा प्रोग्राम को, या नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये देखने वाली बात है। बाकी टेस्ला की बात करके चले तो उनकी मार्केट कैप कॉन्स्टेंटली घटती हुई दिखाई दे रही है, $1 ट्रिलियन से नीचे जाती हुई दिखाई दी है। अगर हम यूरोप की बात करके चले तो उनकी गाड़ियां 45% कम बिकी है। जनवरी के महीने की बात करके चले, पिछले साल 18,000 से ज्यादा बिकी थी और अभी 10,000 भी पूरी नहीं कर पाए। और ये नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट नीचे वहां पे डाउन दिखाई दे रही है, 37% इंक्रीज दिखाई दिया है, बट टेस्ला लोग नहीं खरीद रहे हैं। अब इसका रीजन यही है ना कि डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क साथ हो गए, तो कहीं ना कहीं एलॉन मस्क को फायदा तो हो रहा है यूएस के अंदर बेनिफिट हो रहे हैं, पर यूरोप वगैरह बाकी जगहों पर इनको नुकसान देखने को मिल सकते हैं। जर्मनी के अंदर इनकी गाड़ियों की सेल 1277 तक पहुंच गई, जुलाई 2021 के नंबर के नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम यूके की बात करके चले तो यूके में बीवाईडी आगे निकल गया, पहली बार ऐसा देखने को मिला है। बीवाईडी टेस्ला से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल टेस्ला की डिमांड कम हो रही है। और रीजन क्या है, देखो अब कुछ ऐसा यूएसपी नहीं है ना, अभी के टाइम पे सबके सब बैटरी टेक अच्छा बना पा रहे हैं, चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सबके सब बना पा रहे हैं, बिल्ड क्वालिटी मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे ब्रांड टेस्ला से बेटर बना पा रहे हैं। तो टेस्ला का ऑटोनोमस का जो सपना है कि फ्यूचर के अंदर आपकी एआई से सारी गाड़ियां चल जाएगी, वो तो सपना ही है ना। पिछले कुछ टाइम से तुम यही देख रहे हो, सपना ही रह गया है। बंदा गाड़ी लेता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, 4-5 साल के अंदर टेस्ला वाला अपडेट निकालेगा, मेरी गाड़ी फिर ऑटोनोमस पे चलेगी। उसके बाद टेस्ला वाले कहते हैं नहीं 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 भाई, आपका हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा, हमको इस गाड़ी में नहीं होगा। और ऐसा कॉन्स्टेंटली देखने को मिल रहा है, और कब ये अचीव होगा तो पता नहीं है। इस चक्कर में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन और बहुत सारी कंपनीज हो रही है। अभी रिसेंटली मैंने बोला था न्यूज के अंदर कि मैं पर्सनली चाहता हूँ बीवाईडी को इंडिया में ढंग से आने का मौका दिया जाए ताकि वो स्केल कर सके। किसी ने मेरे को बोला कि भाई एक जगह पे आप कह रहे हो चाइना से इंपोर्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरी साइड पे आप बीवाईडी की गाड़ियां मंगवा रहे हो। देखो मैं कह रहा हूँ बीवाईडी की फैक्ट्री इंडिया में लगवा दो और ढंग से बनने दो। जैसे एप्पल इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहा है ना ग्लोबली, वैसे ही बीवाईडी इंडिया से गाड़ियां बना के एक्सपोर्ट करे ग्लोबली। इंडिया वालों को भी फायदा होगा, बाकियों को भी फायदा होगा। अगर हम बिटकॉइन की बात करके चले तो $90,000 पर बिटकॉइन के रेट से नीचे चला गया है, $87,000 पे पहुंच गया है। नैस्डैक भी अच्छा चलता हुआ हमको दिखाई नहीं दिया, अपने 4 डे लो के ऊपर हमको दिखाई दिया था। सितंबर 2024 वाला हाल दिखाई दे रहा है। अगर हम ग्लोबल डेट की बात करके चले तो $318 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच गया है। आप चार्ट के अंदर देखो यार, किस तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले 2020 के आसपास हम कहते थे कि भाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। फिर कोविड आया, ठीक है, हमने कहा ठीक है सिचुएशन थी इसलिए ऐसा हुआ। बट अभी देखो फिर से उस ऑल टाइम पीक से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं ना, ये सही नहीं है। इसका मतलब है उधारी पे जिंदगी चल रही है दुनिया की। अगर हम हांगकांग की बात करके चले तो वहां की सरकार 10,000 नौकरियां काट रही है सिविल जॉब की, और इकट्ठे नहीं काट रहे। अप्रैल 2027 तक का प्लान है कि भाई 2% एनुअली निकाला जाएगा आने वाले 2 सालों तक। और जो भी पब्लिक सेक्टर की सैलरीज है वो 2025 से फ्रोज हो जाएगी, मतलब वो अब सैलरीज नहीं बढ़ती हुई दिखाई देगी। 7% इनका प्लान है पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर कम करने का 31 मार्च 2028 तक, ताकि ये अपने राइजिंग जो डेफिसिट हो रहा है उसको कंट्रोल कर पाए। ये सारी चीजें उनकी मार्केट ने अच्छी रिस्पॉन्ड करी है, वहां की मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है इसके चक्कर में। बाकी अगर इंडिया की बात करके चले तो भाई फोन पे अपना आईपीओ निकाल रहा है, कहा जा रहा है $15 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ हो सकता है। मार्च के महीने के अंदर हमको ये आईपीओ दिखाई देगा। लास्ट जो इन्होंने प्राइवेट इक्विटी से फंडिंग ली थी वो थी $12 बिलियन की प्री मनी वैल्यूएशन के ऊपर, और अभी ये $15 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा ले रहे हैं। 2023 के अंदर पैसा रेस किया था, अब 2025 के अंदर हमको बेचा जा रहा है।
दिसंबर 2022 के अंदर ही कंपनी ने अपना डोमिसाइल भी सिंगापुर से इंडिया में शिफ्ट किया ताकि ये अपना आईपीओ निकाल सके। अभी के टाइम पे डोमिनेटिंग प्लेयर है अगर देखा जाए यूपीआई मार्केट के अंदर, 48% मार्केट शेयर है। गूगल पे 37% पे आता है इसके बाद में। इनका ऐसा कहना है 770 करोड़ मंथली ट्रांजेक्शन करते हैं ये, 10.5 लाख करोड़ की ट्रांजेक्शन करते हैं ये। तो अमाउंट देखा जाए तो बहुत बड़ा है। अगर इसका कुछ परसेंटेज शेयर ये प्रॉफिट में ले आए तो आएगा ना मजा। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि भाई अगर आपका एक्टिव यूजर बेस आपको बिजनेस नहीं बना के दे रहा, प्रॉफिट नहीं कमा के दे रहा, तो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान हो सकता है। बाकी वाओ मोमोज की बात करके चले तो 114 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। आप चार्ट को देखो, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है 14% के आसपास, हमको एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दिए 12% के आसपास, लॉसेस फ्लैट रहे हैं। अगर इसको दूर से देखा जाए तो हम कहेंगे ठीक है ग्रोथ स्टेज के अंदर है, पर कितना ग्रोथ स्टेज पे है भाई वाओ मोमोज। अब बहुत टाइम हो गया है इसको आते हुए, अब तक तो बिजनेस बन जाना चाहिए था ना, अब तक तो कुछ प्रॉफिट दिखाई देने चाहिए थे ना, क्योंकि इतने सस्ते मोमोज तो है नहीं, एक्सपेंसिव मोमोज है। और बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं। पहले वाओ मोमोज हुआ करता था। अगर मैं स्टार्टिंग टाइम की बात करके चलूं कि भाई मोमोज का ब्रांड खुला है जो कि ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, पर आज तो बहुत सारे मोमोज के ब्रांड हो गए हैं। अगर घर के आसपास लोकेलिटी में भी देखोगे तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा वाओ मोमोज से भी बेटर मोमोज बना रहे हैं। तो इनकी मोड भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, बिजनेस बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या ये सिचुएशन सही है या फिर नहीं है? बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं तो दिल्ली वाला हूँ भाई, दिल्ली में मोमोज तो हर जगह मिलने लग गए हैं। क्या ये पूरी इंडिया का हाल हो गया है क्या? क्या आपको लगता है आपके घर के आसपास वाले मोमोज वाले वाओ मोमोज से बेटर मोमोज बनाते हैं? मेरे को तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे, मतलब मैं एक का दुक्का भी नहीं कहूंगा, मैं बहुत सारे कहूंगा। अभी के टाइम पे इनके पास में जो कैश और बैंक बैलेंस है वो 175 करोड़ का है, जो कि अच्छी चीज है। 1 रुपए कमाने के लिए 1 रुपए 26 पैसा खर्च किया जा रहा है। और इनका टारगेट ये भी है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर यूनिट इकोनॉमिक्स को और बेहतर किया जाए, रेवेन्यू को और बढ़ाया जाए। बट कहानी ये है 2027 में आईपीओ निकालेंगे, क्या उस टाइम तक ये कंपनी चल भी रही होगी? सवाल तो ये निकल के आ रहा है। अगर एक बड़ा पिवट नहीं मारते तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीजें खराब होती हुई भी दिखाई दे सकती है। बाकी रिटेल इन्वेस्टर तो भाई बहुत समझदार है ही, वो तो बचा ही लेता है किसी भी कंपनी को। बाकी क्विक क्लीन की बात करके चले तो उन्होंने 50 करोड़ रुपए रेस किया है सीरीज ए राउंड के अंदर। इनका एआरआर है भाई 80 करोड़ का, 3000 इन्होंने मशीनें लगाई है 120 से ज्यादा 5 स्टार होटल्स के अंदर, जिसमें बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स आते हैं। मैं आपको समझाता हूँ गेम क्या है। इन्होंने स्टार्टिंग करी थी, वो जो वॉशिंग मशीन आपने हॉलीवुड पिक्चरों में देखी होगी ना, एक सेंटर होता है जहाँ पे वॉशिंग मशीन होती है, आप सिक्का डालो और अपने कपड़े धुलवा के निकाल लो। तो ये वो कॉइन वाली वॉशिंग मशीन चलाया करते थे। बाद में इनको समझ में आया लार्ज स्केल पे चलते हैं, तो ये इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर बन गए कमर्शियल लॉन्ड्री इक्विपमेंट्स के। 45 फ्रेंचाइजी बना दी इन्होंने पहले साल के अंदर ही। बस उसके बाद तो स्काई इज द लिमिट थी, बढ़ते हुए दिखाई दे गए। अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करके चले तो उनका जो सुपर डॉट मनी है उसने भारत एक्स को खरीद लिया है ताकि वो अपने क्रेडिट ऑफरिंग्स को और बेहतर कर पाए। तो भारत एक्स की जो कोर टीम है, टेक्नोलॉजी है, जो भी आईपीज है, वो सारे के सारे सुपर मनी के अंदर इंटीग्रेट होते हुए दिखाई देंगे हमको बहुत जल्दी। तो फ्लिपकार्ट भी सही है भाई, ये सुपर मनी भी निकाल दिया है एक जगह पे, अपने फोन पे भी निकाल दिया है। दोनों को अलग अलग फंडिंग पे चलाओ, उसके बाद दोनों को आईपीओ निकाल के निकाल दो। फ्लिपकार्ट आपने खरीदी थी कंपनी जो कि शायद अमेज़न को बेचने के लिए बनाई गई थी, फिर उसकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भाई अमेज़न उसको खरीद नहीं पाया। फिर आपने कोई बढ़िया बायर ढूंढा वॉलमार्ट जैसा, जिसने उसको खरीद लिया। वॉलमार्ट ने उसको नहीं बेचा, उससे कुछ एंटिटीज निकाली और उसको बेच दिया भाई फ्लिपकार्ट के लेवल के ऊपर। स्मार्ट है भाई, स्मार्ट है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर हम माइक्रोमैक्स की बात करके चले तो वो रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस के अंदर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है अब वो सोलर पावर प्लांट वगैरह लगाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया के अंदर अगर आप सोलर पावर प्लांट लेने के लिए जाओगे, जो मेड इन इंडिया आज के टाइम पे बिक रहे हैं वो एक्सपेंसिव है। अगर आप चाइनीज वाले ले रहे हो तो वो सस्ते पड़ते हैं। बट कहानी ये है कि आपको सब्सिडी नहीं मिलती उनके ऊपर, तो घूम फिर के दोनों सेम रेट के आसपास आ जाते हैं। तो माइक्रोमैक्स यहाँ पर बड़ी गेम खेल रहा है। वो स्केलेबिलिटी के ऊपर भी काम करेगा, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर भी काम करेगा। वो 5 गीगावाट के एडवांस सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग लाइन चाइना से बनवा के लेके आ रहा है, जहां पर ऑटोमेशन वगैरह सब कुछ होगा। तो आपको 5 गीगावाट टाइप वाले सोलर पैनल ऑटोमेशन में इंडिया में बनते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब सस्ते में बनते हुए दिखाई देंगे और उस पर सब्सिडी भी मिल जाएगी। बाकी देखते हैं कैसा काम करेगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से काम करना चाहिए। अगर हम एप्पल वॉच की इंडियन शिपमेंट्स की बात करके चले तो
41% बढ़ती हुई दिखाई 2024 के अंदर। और यहाँ पे मजे की बात देखो, अगर हम ओवरऑल स्मार्ट वॉच शिपमेंट की बात करके चले तो 30% ईयर ऑन ईयर घटी है, मतलब लोग घड़ियां नहीं ले रहे हैं। बट अगर हम प्रीमियम सेगमेंट की बात करके चले तो वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एप्पल 141%, मतलब 2.4x टाइम्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जहां पर पिछले साल उनका ड्रॉप दिखाई दिया था 57% का। मुझे लगता है ये जो वॉच बिकी है ना, तो अभी रिसेंटली ये जो HDFC एगो वाला स्कैम नहीं हुआ था, वो सारा का सारा सीन, उसकी वजह से भी शायद थोड़ी सी वॉच ज्यादा बिकी होगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी क्या ये वाला सीन इस साल का था या पिछले साल का था? मेरे हिसाब से पिछले साल का था। बाकी सैमसंग और वन प्लस भी प्रीमियम मार्केट सेगमेंट के अंदर थोड़ा थोड़ा मार्केट शेयर रख के बैठे हैं। सबसे बड़ा तो मार्केट शेयर एप्पल के पास में ही है, 50% का। बाकी एप्पल चाइना के अंदर वी चैट इंटीग्रेट करने का प्लान कर रहा है। हमने रिसेंटली बात करी थी, एप्पल का मार्केट शेयर चाइना में घटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चक्कर में अब चाइना सोच रहा है भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो इसके चक्कर में टेंसेंट और बाइट डांस जैसी कंपनी साथ में टाइप का प्लान कर रहा था। कहा जा रहा था जो डीप सीक है या फिर टेंसेंट का AI है, वो सब कुछ अपने एप्पल इंटेलिजेंस में इंटीग्रेट करेगा। तो उसी के बीच में खबरें निकल के आ रही है कि एप्पल डेवलपर जो उनकी सर्विस है, उसको चाइना में वी चैट ऐप के अंदर लेके आएंगे, जहां पर आपको न्यूज, अपडेट, इवेंट सब कुछ पता लगेगा। तो पहले डेवलपर ऐप अलग से थी, वेबसाइट अलग से थी, अब ये वी चैट के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है चाइना के अंदर, क्योंकि चाइना के अंदर मार्केट शेयर गेन करना है, एप्पल इंटेलिजेंस को चाइना में बढ़ाना है, तो आप चैट जीपीटी वगैरह यूज नहीं कर सकते, आपको चाइना का ही कुछ यूज करना पड़ेगा, और चाइना के लिए आपको फिर चाइना वालों के साथ मिलना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है। बाकी मेटा की बात करके चले तो वो $200 बिलियन के AI डेटा सेंटर्स प्लान कर रहे हैं भाई, बहुत बड़ा नंबर है ये। $200 बिलियन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ओपन AI की वैल्यूएशन से ज्यादा। अभी रिसेंटली मार्क जकरबर्ग ने बोला था $65 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं वो 2025 के अंदर ही अपने AI इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट $80 बिलियन लगा रहा है, Amazon $100 मिलियन लगा रहा है इसी साल के अंदर। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ये बहुत बड़ी चीज है। माइक्रोसॉफ्ट $80 बिलियन लगा रहा है भाई, उनके पास माइक्रोसॉफ्ट एजर है, तो वहां पर वो एक तरह से क्लाउड सर्विसेज बेचते हैं। अगर मेरे खुद की ऐप चल रही है तो मैं माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस लेके उसमें काम कर सकता हूँ। सिमिलरली Amazon का खुद का सर्वर है, तो मैं वहां पर भी इसी टाइप की चीजें करता हूँ। बट यहाँ पर $65 बिलियन करंट ईयर के अंदर ही मेटा इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि डेटा सेंटर्स बेचेगा नहीं, जो कि अपने खुद के प्रोडक्ट के लिए यूज करेगा। सोचो कितना बड़ा प्लान कर रहे हैं वो। अगर हम परप्लेक्सिटी की बात करके चले तो उन्होंने $50 मिलियन का सीड और प्री सीड VC फंड निकाला है। मतलब अगर सीड फंडिंग चाहिए या प्री सीड फंडिंग चाहिए तो ये आपको पैसा दे सकते हैं। बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी है अगर देखा जाए। ओपन एआई पैसा रेस कर रहा है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर कर पाए, परप्लेक्सिटी पैसा रेस कर रहा है ताकि वो और स्टार्टअप इन्वेस्ट कर पाए। वाह, अब सिंपल सी बात ये है ना, और स्टार्टअप उन्हीं स्टार्टअप इन्वेस्ट करेंगे जो इनके प्रोडक्ट से थोड़े सिमिलर हो गए या फिर सिनर्जी क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद जब वो प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, ये उसको एक्वायर कर लेंगे या फिर उसकी टेक्नोलॉजी लेके, जैसे रिलायंस करता है कि उससे सब कुछ सीख लिया और अपने प्रोडक्ट में अप्लाई कर दिया, वो कर देंगे। बाकी कर्सर की बात करके चले, भाई फैन बन गया इस कंपनी का, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। फास्टेस्ट सॉफ्टवेयर स्टार्टअप है जो कि $100 मिलियन के एनुअल रेवेन्यू के ऊपर आ गई है, मतलब $100 मिलियन का ARR आ गया है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, गिटहब का जो को पायलट है वो $400 मिलियन पे है। अभी गिटहब है भाई सबसे बड़ा सिस्टम है, अगर हम डेवलपर्स की दुनिया की बात करके चले, वो $400 मिलियन के ऊपर है। माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड है। कर्सर 20 बंदों की टीम चला रही है और वो $100 मिलियन के ऊपर पहुंच गए हैं। $60 मिलियन अपने सीरीज A राउंड में रेज किया था उन्होंने बस 2024 के अंदर, $400 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। फिर दिसंबर 2024 में इन्होंने $105 मिलियन रेज किया, $2.6 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। मतलब 4 महीने में 6.5 गुना वैल्यूएशन बढ़ती हुई दिखाई दी है। और फिर भी ये कंपनी सस्ती है, ये अपने ARR के 25 मल्टीपल पे ही ले रही है पैसा, वैल्यूएशन अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले। एंट्रोपिक की बात करके चले तो 68.5x है, तो अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर है अगर हम वैल्यूएशन टर्म्स में बात करके चले। मतलब मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मजा आया भाई ये डेटास देख के। बाकी YouTube की बात करके चले तो अगर आपने YouTube प्रीमियम नहीं लिया है, आपके लिए खुशखबरी है, कम एड्स देखने को मिलेगी। YouTube एक नए फीचर को टेस्ट कर रहा है जहां पर मिड रोल्स की जो एड होती है वो थोड़ी सी ऑटो टाइप्स हो जाएगी। अभी के टाइम पे भी बहुत सारे लोग ऑटो यूज करते हैं, हम भी थोड़ा सा ऑटोमेटिक स्लॉट यूज करते हैं कि अपने आप वो एड लगा देता है जहां पे उसको पॉजेस दिखाई देते हैं उसके हिसाब से। बट कई बार क्या होता है, मैनुअली भी लगा देता है। हमको लगता है यार एड उसने खाली 40 मिनट की वीडियो में सिर्फ 5 ही एड लगाई है, हमको लगता है कि 7-8 ऐड लगानी चाहिए, तो हम थोड़ी सी ऐड और लगा देते हैं। बट ज्यादातर हम तो ऑटो ऐड का यूज करते हैं। तो अभी क्या प्लान चल रहा है कि फ्यूचर में गोइंग फॉरवर्ड सब कुछ ऑटो की तरफ ले जाए, क्योंकि अब
एआई बहुत स्ट्रांग हो गया है, जो यूट्यूब है वो आपकी ऑडियो समझ सकता है, कब क्या बोल रहे हैं, कब सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, कब पॉज आ रहा है। जब पॉज आ रहा होगा, जब बात खत्म हो गई होगी, तब ऐड ट्रिगर होगी, तो बात के बीच में ऐड नहीं आएगी, जो कि बहुत स्मार्ट चीज होगी। तो जो क्रिएटर्स है उनको एक ट्रिक बता देता हूँ, थोड़े से पॉजेस लेना शुरू कर दो। तो जैसे मैंने अगर पहली न्यूज करी है, आज की पहली न्यूज है जिसमें ये खत्म हुआ, पॉज। अगली न्यूज आती है, पॉज। अगली न्यूज आती है, पॉज। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं चाहूँ तो मैं हर न्यूज के बाद में ऐड लगा सकता हूँ, और वो लोगों को इंटरप्टिव वाला सीन भी नहीं लगेगा कि लोग परेशान हो जाएंगे। ऑल्दो इतनी ऐड लगाना पाप होता है, बट मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि किस तरीके से क्रिएटर्स यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ में आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आएगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कर देना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ भी याद रखना।